नमस्कार प्यारे बच्चों, बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लास में एक्टिनाइड्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने एक्टिनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आक्षेपण अवस्था, संकुलन प्रवृत्ति, परमाणुवीय आकार या उनके जो है एटॉमिक रेडियाई है उस पर हमने चर्चा की। फिर अपने एक जो मेजर क्वेश्चन था जिसमें हमने यूरेनियम से नेप्टूनियम, प्लूटोनियम एंड अमेरिशियम को पृथक करने की जो है विधियों के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसे हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया। उसके पश्चात आज की क्लास में हम जो हैं सुपर हैवी एलिमेंट्स की चर्चा करेंगे। सुपर हैवी एलिमेंट्स या अति भारी तत्व जिन्हें हम कहते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो बेटा, आवर्त सारणी में 7वें आवर्त में एक्टिनम के पश्चात थोरियम से लोरेंशियम तक के तत्व एक्टिनाइड कहलाते हैं। ये 103 जो है बेटा, ये लोरेंशियम का परमाणु क्रमांक है। तो थोरियम से लोरेंशियम तक के तत्व एक्टिनाइड कहलाते हैं तथा लोरेंशियम के पश्चात आने वाले तत्व संख्या 104 या परमाणु संख्या 104 से 109 तक के तत्व हाल ही में खोजे गए हैं। ये तत्व डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं और अत्यंत उच्च घनत्व के कारण इन तत्वों को अति भारी तत्व या अति गुरु तत्व भी कहते हैं। कई बार छोटे क्वेश्चंस में इसको पूछा जाता है कि अति गुरु तत्व किसे कहते हैं या अति भारी तत्व किसे कहते हैं या सुपर हैवी एलिमेंट्स क्या होते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, आंसर आपका यही होना है, ठीक है। इन तत्वों के घनत्व बहुत अधिक, डेंसिटी इनकी क्या है, बहुत अधिक डेंसिटी होने के कारण तो इन तत्वों के घनत्व बहुत अधिक होते हैं। इन तत्वों के नामों पर कई बार विवाद की स्थितियां भी उत्पन्न हुई। नाम पर विवाद की स्थितियां यूँ उत्पन्न हुई कि एक ही एलिमेंट को कई लोगों ने खोजा, तो किसी ने अपने नाम पे दे दिया, दूसरे ने उसी को खोजा, उसने उसका नाम दे दिया। फिर उसी एलिमेंट पे कोई तीसरे साइंटिस्ट ने भी रिसर्च की, वो उसने भी उसका पता लगाया तो उसने उसके नाम पे दे दिया। तो नामों को लेकर बड़ा विवाद इसमें सामने रहा कि इनके नाम क्या दिए जाएं। तो इस विवाद की स्थितियों को खत्म करने के लिए IUPAC ने इनके नामकरण हेतु निम्न नियम दिए, जिनके आधार पर हम इनका नामकरण कर सकते हैं या जिनके आधार पर इनका नामकरण किया जा सकता है। और नामकरण से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसे हम देखते हैं किस प्रकार सोल्व करना है। देखिए, इन तत्वों के परमाणु क्रमांक में उपस्थित प्रत्येक अंक के लिए एक निश्चित मूल शब्द होता है, जिसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं। देखो, हमने कहा कि यदि आपका कोई परमाणु क्रमांक है जिसका परमाणु क्रमांक 100 है या किसी का 104 है या 105 है, तो इनका नामकरण कैसे किया जाए। तो यहाँ पर प्रत्येक अंक, जैसे 0 से लेके 9 तक के जो अंक होते हैं, 0 to 9 या अपन यूँ कह सकते हैं 1 to 9 एंड 0, बाद में आप 0 लिखे, 0 पहले लिखो, 0 to 9 अपन बोलेंगे। सारे अपने जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उनमें इन्हीं अंकों का जो है उपयोग होता है। तो हमने प्रत्येक अंक के लिए एक निश्चित मूल शब्द बनाया, जो किस प्रकार से, देखो, शून्य जो है आपका 0 है, उसके लिए क्या होगा, नील। क्या है, नील, NIL। 1 के लिए UN, अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैग, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन, ENN, ठीक है। ये इनके नंबर हो गए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, प्रत्येक अंक के लिए मूल शब्द लिखकर अंत में EM अनुलग्न लगा दिया जाता है। जैसे आपका यहाँ पर देखो 105 है, तो 1 के लिए क्या है आपका अन, देखिए आप 1 के लिए क्या है अन, फिर 0 के लिए क्या आएगा नील, 5 के लिए क्या आएगा
पेंट। तो अपन ने क्या लिखा, जैसे मैं 105 की बात कर रहा हूँ, 105 के लिए मैं लिखता हूँ, तो देखो अन प्लस नील प्लस पेंट प्लस और अंत में क्या लगाएंगे, EM, तो IUM। तो नाम क्या हो जाएगा, अन नील पेंटियम। इस प्रकार से हम इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार आपको कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाए तो इन नंबर्स की मदद से आप इनके नामकरण लिख सकते हो। ये IUPAC के अनुसार इनका नामकरण इस प्रकार किया जाता है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं। सभी अंकों के मूल शब्दों को मूल शब्दों को पृथक करने के लिए हाइपन का उपयोग किया जाता है। हाइपन किसे कहते हैं, जो अपने बीच में डैश लगाया, ये डैश, ठीक है, हाइपन का उपयोग किया जाता है। किसी तत्व का प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए मूल शब्द के प्रथम अक्षर का उपयोग किया जाता है। अब देखो मूल शब्द कौन सा है, प्रत्येक शब्द के आगे वाला। जैसे अब इसका प्रतीक बनाना है तो प्रतीक क्या बनेगा, या हम यूँ कह सकते हैं इसका प्रतीक क्या बनेगा, ये U बड़ा लिख दिया हमने, फिर N, फिर P। तो 105 पे आने वाला जो भी तत्व होगा उसका सिंबल क्या होगा, UNP। पेंटेनियम से P लिया, नील से N लिया और अन से U लिया। तो इस प्रकार हम नामकरण कर सकते हैं। देखिए आगे आप, 100 से अधिक परमाणु संख्या वाले सभी तत्वों का नामकरण IUPAC के उपरोक्त नियमों के आधार पर किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ नाम मैंने लिख दिए हैं, कुछ आपको घर पे करने हैं। जैसे देखो 100 के लिए अन नील प्लस EM, क्या है, अन नील प्लस EM, तो नाम क्या हो जाएगा, अननीलियम। और इसका जो है सिंबल बनेगा आपका UNN। और यहाँ पर ये आपका 101 जो है 101 परमाणु क्रमांक वाला जो एलिमेंट है, इसके लिए हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है ये ये अन, ये है UN हाइफन नील अन प्लस EM, तो इसका सिंबल हो जाएगा UNU। ये आगे वाला जो वर्ड है वो कैपिटल हम लिखते हैं और पीछे वाला जो है स्मॉल में लिखते हैं सारे। इसी प्रकार 102, 103, 104, इस प्रकार से 100 के बाद आने वाले जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनका नामकरण हम इन नियमों की मदद से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 108 का मैं एग्जांपल लेता हूँ। 108 वाले कोई भी एलिमेंट आपका है तो उसका सिंबल क्या होगा, उसका नाम किस प्रकार लिखेंगे। जैसे 1 को क्या कहा हमने, अन, 0 को क्या कहा, नील, और 8 को क्या कहा, ऑक्ट, प्लस EM हमें अनुलग्न के रूप में लगाना है। और इसका जो पूरा नाम बोलेंगे वो क्या होगा, अननील ऑक्टियम। और इसके पश्चात हम यहाँ पर इसका सिंबल किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ अन से हमने लिया U, इससे N और इससे O, तो इसका जो सिंबल होगा वो UNO बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक एग्जांपल और अपन ले लेते हैं। यहाँ पर कोई भी 135 नंबर का एलिमेंट जो खोजा जाएगा या खोजा जा चुका है या कोई उस पर वर्क चल रहा है, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा, देखो 1 को क्या कहा हमने, अन, 3 को ट्राई और 5 को पेंट प्लस EM, तो इसका नाम हो जाएगा अनट्राई पेंटियम। और सिंबल क्या होगा, UTP, ये इसका सिंबल होगा। तो इस प्रकार से हम नोमेनक्लेचर इन सब का कर सकते हैं। देखिए अब आगे हम बात करते हैं, एक स्पेशल नोट डाल के मैंने यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 है के बाद आने वाले सभी तत्व ट्रांस यूरेनिक तत्व कहलाते हैं। कई बार एक नंबर आधे नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट क्या होते हैं या ट्रांस यूरेनिक तत्व क्या होते हैं, तो आपका आंसर होगा यूरेनियम के पश्चात आने वाले सभी तत्व ट्रांस यूरेनिक तत्व कहलाते हैं और इन्हें या इन तत्वों को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। क्या, इन तत्वों को संश्लेषित किया जाता है। यह तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं,
प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व यूरेनियम है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व या सबसे भारी एलिमेंट कौन है, तो आपका आंसर होगा यूरेनियम इज हैवी मेटल इन नेचर या हैवी एलिमेंट, सबसे भारी तत्व यूरेनियम है। लैंथेनाइड, अब अगला टॉपिक है आपका लैंथेनाइडो व एक्टिनाइडो का तुलनात्मक अध्ययन। देखो तुलनात्मक अध्ययन जो है आप लोगों को मैंने पूरा एक्टिनाइड का जो है डिस्कस कर चुका हूँ और लैंथेनाइड को भी मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। अब तुलनात्मक अध्ययन की बात आती है तो हम अपना समय ज़्यादा ख़राब ना करते हुए मैं आपको थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने दोनों का पढ़ा है। आपको अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप यहाँ आंसर कर दोगे कि लैंथेनाइड सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं जबकि एक्टिनाइड +7 तक भी दर्शाते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा, बंद की प्रकृति में भी हो जाएगा, इनके जो मैग्नेटिक गुण हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर भी आप आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। इनके ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट हैं तो इस पर भी आप इनका जो है समझा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्टिनाइडो का असामान्य रूप से घटता बढ़ता है जबकि लैंथेनाइडो में थोड़ी समानता देखी जाती है। प्रमाणवीय आकार है, दोनों में संकुचन भी पाया जाता है और कितना संकुचन पाया जाता है उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इनके रंग संकुल की प्रवृत्ति, ये चीज़ें आप एक बार थोड़ा सा अपने स्तर पर ही इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बुक्स से आप इनको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, बाकी अधिक आवश्यकता नहीं है। और इसमें तुलनात्मक तरीके से जो मुख्य पॉइंट हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आपका अगला टॉपिक है लैंथेनाइडो व एक्टिनाइडो की तुलना, जिसमें इनकी समानता और असमानता की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? समानता व असमानता की बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं सिमिलरिटीज़ की, क्या क्या इनमें समानता है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट्स में। तो देखो समानताएं क्या क्या है आप लोगों को भी सबको पता है क्योंकि हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, पूरे यूनिट हम पढ़ चुके हैं। दोनों ही श्रेणी के तत्वों में इलेक्ट्रॉन जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है f ऑफ कोर्स में प्रवेश करता है। दोनों ही श्रेणी के तत्व थर्ड बी वर्ग के सदस्य होते हैं। दोनों ही श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन क्रमांक हैं वो +3 होती है। एक्टिनाइड भी आपकी +3 दिखाते हैं तो लैंथेनाइड भी +3 दर्शाते हैं। दोनों ही श्रेणी के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f ऑफ कोर्स में भरे जाते हैं। इस कारण इन्हें अंत संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि अंत संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो अंत संक्रमण तत्व आपके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कहलाते हैं। तो आप यूँ कह सकते हो लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को अंत संक्रमण तत्व कहा जाता है क्योंकि इनमें या इन तत्वों में के अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो n-2 f ऑफ कोर्स में भरे जाते हैं। ये आपका आंसर होगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे स्टार से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए आप 5वां पॉइंट, दोनों ही श्रेणी के तत्वों के परमाणु आकार में संकुचन पाया जाता है। लैंथेनाइड में लैंथेनाइड संकुचन होता है और एक्टिनाइड में एक्टिनाइड संकुचन पाया जाता है। दोनों ही श्रेणी के तत्वों के ऑक्साइड प्रकृति में दुर्लभ होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दोनों ही श्रेणी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के ऑक्साइड प्रकृति में दुर्लभ होते हैं। इस कारण इन्हें दुर्लभ मृदा धातुएं या दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रहें। दुर्लभ मृदा धातुएं या दुर्लभ मृदा तत्व किन्हें कहा जाता है? आपके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को, क्योंकि इनके ऑक्साइड प्रकृति में दुर्लभ ही होते हैं। ये तो हो गई आपकी समानताओं की बात। ज़रा हम बात कर लेते हैं इनमें इनसिमिलरिटीज़ की। असमानताएं क्या क्या हैं? देखो असमानताओं की हम बात करते हैं। नंबर 1, लैंथेनाइडों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f ऑफ कोर्स में भरा जाता है जबकि एक्टिनाइडों में किसमें भरा जाता है? एक्टिनाइडों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f ऑफ कोर्स में भरा जाता है। तो पहली असमानता ये हो गई आपकी। दूसरी असमानता की बात करें, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व छठे आवर्त में उपस्थित होते हैं जबकि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व 7वें आवर्त में उपस्थित होते हैं। ये इनकी असमानता होगी।
अगला पॉइंट है लेंथेनाइडों की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +4 होती है, जबकि इनकी या एक्टिनाइड्स की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +7 तक होती है। ठीक है। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में केवल प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव तत्व होता है। आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा लेंथेनाइड तत्व है जो रेडियो एक्टिव है, तो आपका आंसर होगा प्रोमेथियम। या आपसे पूछ लिया जाए कि लेंथेनाइड श्रेणी में कौन रेडियो एक्टिव है, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी में यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। अगला पॉइंट है लेंथेनाइड श्रेणी के लगभग सभी तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी में यूरेनियम के बाद के तत्वों को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो एक्टिनाइड और लेंथेनाइड में ये हो गई भिन्नता है। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइडों में समानता और असमानता आपने पढ़ी है, और असमानता हम देखो इसी कारण से जो एक्टिनाइड तत्व होते हैं तो इन तत्वों को परायूरेनियम तत्व भी कहा जाता है। जो यूरेनियम के बाद के तत्व हैं उन्हें परायूरेनियम तत्व भी हम कहते हैं, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट भी कहते हैं। अब अगला जो टॉपिक है आपका वो है लेंथेनाइड व एक्टिनाइड की बंध की प्रकृति को समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ आपको इसको बताना उचित समझा। देखिए लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में किस प्रकार की बंध की प्रकृति होती है, वो है लेंथेनाइड व एक्टिनाइड दोनों ही F ब्लॉक के तत्व होते हैं, अतः दोनों के गुणों में काफ़ी समानता पाई जाती है, परंतु कुछ गुणों में यह असमानता भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि 5F कक्षक का नाभिक से विस्तार 4F कक्षक की तुलना में अधिक होता है। ये हम जानते हैं कि 4F जो है 5F की तुलना में अंदर उपस्थित होता है, इसी कारण से 4F का विस्तार कम होगा और 5F का विस्तार ज़्यादा होगा। तो 5F कक्षक का नाभिक से विस्तार 4F की तुलना में अधिक होता है, अतः 5F कक्षक लिगेंड के साथ आसानी से बॉन्ड बना सकता है। तो 5F कक्षक आसानी से लिगेंड के साथ अतिव्यापन कर लेता है, जिससे एक्टिनाइड में सहसंयोजी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो देखिए जो 5F ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिगेंड के साथ में अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। इसी कारण से एक्टिनाइड में कोवेलेंट प्रोडक्ट या संकुल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि लेंथेनाइडों में 4F कक्षक का नाभिक से विस्तार कम होता है, जिससे कि लेंथेनाइड लिगेंडों के साथ अतिव्यापन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 4F आंतरिक ऑर्बिटल होते हैं, नाभिक के अधिक निकट होते हैं, तो इस कारण से लिगेंड से प्रभावी रूप से ये अतिव्यापन नहीं कर पाते हैं। अतः लेंथेनाइड सहसंयोजक यौगिक बनाने की जगह आयनिक यौगिक बनाते हैं। ये मुख्य पॉइंट आपको याद रखना है कि लेंथेनाइड जो होते हैं वो आयनिक यौगिक बनाने को प्राथमिकता देते हैं, जबकि एक्टिनाइड जो है वो सहसंयोजक यौगिकों को बनाने को प्राथमिकता देते हैं या बनाते हैं। यही कारण है कि लेंथेनाइड नाइट्रेट, सल्फेट, ऑक्जिलेट आदि ऋणात्मक लिगेंडों के साथ आयनिक यौगिक बनाते हैं, और जबकि एक्टिनाइड पाई लिगेंड जैसे आपका C5H5 ऋणायन, C8H8 आदि के साथ अतिव्यापन करके सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण जो है करते हैं। तो ये हो गया बेटा इनके बंध की प्रकृति के बारे में डिस्कस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपकी जो ये यूनिट है, यूनिट 4, ये 100% आज कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने दोनों पार्ट डिस्कस किए हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। पूरी यूनिट पढ़ी है। यहाँ से आपको एक छोटा क्वेश्चन मिलेगा माइनर, एक जो है बी सेक्शन में क्वेश्चन मिलेगा 5 नंबर का, और एक सी सेक्शन में आपको 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। अब इसके बाद इस यूनिट से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं चर्चा कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। देखो इस यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके सब का आंसर आपको आते भी हैं। लेंथेनाइडों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। लेंथेनाइडों को दुर्लभ मृदा तत्व क्यों कहते हैं,
वह कौन सा तत्व है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, आंसर आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। लैंथेनाइड या एक्टिनाइड को अंतर या अंतर संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसका कारण दीजिए या इसके परिणाम की विवेचना कीजिए। इट्रियम भारी लैंथेनाइडों के साथ पाया जाता है, क्यों। लैंथेनाइड तत्वों के 4 अनुप्रयोग लिखिए। लैंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, यह तथा यह +3 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं। ट्रांसयूरेनिक तत्व किसे कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी भारी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, आप लिख सकते हैं। लैंथेनाइड व एक्टिनाइड के चुंबकीय गुण किस सूत्र से ज्ञात करते हैं तथा यह मान सामान्य मान से अधिक क्यों होते हैं, इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ आप लोगों से। अब छोटे इसमें हैं, निम्न को समझाइए। एक्टिनाइड अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों। एक्टिनाइड के संकुल में उच्च समन्वय संख्या पाई जाती है। एक्टिनाइड पाइबंदी लिगेंड के साथ संकुल बनाते हैं, जो भी लास्ट टॉपिक अपन ने डिस्कस किया है। उसके बाद में अगला है, निम्न बिंदुओं के आधार पर लैंथेनाइड और एक्टिनाइडों की तुलना कीजिए, जैसे ऑक्सीकरण अवस्था, संकुलन क्षमता, चुंबकीय गुण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आदि आदि। लैंथेनाइड पृथक्करण की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। लैंथेनाइड आयनिक लवण बनाते हैं या आयनिक यौगिक बनाते हैं, क्यों। इसका शॉर्ट आंसर दे रहा है, कम ऑक्सीकरण अवस्था के कारण। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि लैंथेनाइड पाइबंदी लिगेंडों से अतिव्यापन नहीं करते। तो इसका हिंट है आपके लिए, 4F आंतरिक उपकोष में उपस्थित होते हैं, ठीक है। 4F कक्षक जो होते हैं आंतरिक उपकोष होता है, जो अतिव्यापन प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है। अगला है, एक्टिनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लैंथेनाइडों की तुलना में अनियमित होता है। ये भी आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल जालक में सभी लैंथेनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ही रहते हैं, +2 व +4 में क्यों नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि जो आपके यूनिट हैं वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा, पढ़ा होगा। और पहले यूनिट, दूसरे यूनिट और चौथे यूनिट आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 3 यूनिट आज कंप्लीट हो चुकी है। और इन तीनों यूनिट्स के आप कंप्लीट नोट्स तैयार कर लीजिएगा, सबको अपने नोटबुक में नोट कर लें। और कहीं भी आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे या व्हाट्सएप नंबर पे या आपके कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।